तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का भाग 6 जो कि राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाग 6 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है तथा भाग 6 का विस्तार कहां से कहां तक है। और दोस्तों भाग 6 में शामिल मंत्री व पदाधिकारी कौन कौन से हैं, जैसे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में इससे संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन छूट न जाए। और आप यकीन मानिए, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम में भाग 6 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे और ना ही इस वीडियो से बाहर आपको भाग 6 से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। और यह भारतीय संविधान का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से इस वीडियो में एक एक हेडिंग पॉइंट वाइज दी गई है उसी प्रकार से आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना और आप अपनी नोटबुक में इसे नोट्स के रूप में लिख लेना ताकि आपको एक एक पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाए। तो पहली हेडिंग है हमारी राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत अर्थात इंडिया कुल 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। संविधान के तहत राज्यों तथा संघ राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। पहले संघ के बारे में जानते हैं। तो संघ की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत किया गया है जो पूरे भारत पर लागू होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि संघ की शासन व्यवस्था के बारे में संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया है। तो आंसर है भाग 5 या अनुच्छेद भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यों की शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 6 जो कि अनुच्छेद 152 से 237 में दिया गया है। यह सभी राज्यों के लिए है। तथा राज्य की कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 153 से 167 तक बताया गया है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल भी कहते हैं शामिल है। भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहते हैं। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था संबंधित प्रावधान भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 में दिया गया है। भाग 6 के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 152 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। यह काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके अनुसार भाग 6 में राज्य शब्द के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं आता है। दोस्तों यह आपको याद रखना है। परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या किसी अन्य लिखित संधि या करार जो अनुच्छेद 363 के अधीन अंतर्विष्ट है जम्मू कश्मीर को लागू होंगे। अतः उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान के अनुच्छेद 370 के अलावा सभी खंडों को समाप्त कर दिया गया है। यह पॉइंट्स आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश परिवर्तन में आए। वे कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। संविधान द्वारा कुछ अन्य राज्यों के संबंध में भी अनुच्छेद 371 से 371 नए तक विशेष प्रावधान किया गया है जो सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है और इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने भी है। यथा महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के संबंध में अनुच्छेद 371 के तहत, नागालैंड अनुच्छेद 371 के, असोम अनुच्छेद 371 है, मणिपुर 371 गए, आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 371 घ तथा डे, सिक्किम अनुच्छेद 371 6, मिजोरम 371 6, अरुणाचल प्रदेश 371 जय और गोवा के संबंध में अनुच्छेद 371 जय तथा कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुच्छेद 371 नए के तहत इनमें से कोई भी एक अनुच्छेद देकर राज्य से संबंध पूछ सकता है। दोस्तों अब जब हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते भी है। तो भारत में संघ के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, जिसे संवैधानिक मुखिया भी बोलते हैं, होता है।
राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और इस तरह राज्यपाल कार्यालय जो होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। दोस्तों आप इसे अच्छे से इसी तरह पढ़ लेना जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है। इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप यकीन कर लेना। बस आपको इसे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट, राज्यपाल के बारे में जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162 में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों राज्यपाल को पूरा पढ़ने के बाद मैं राज्यपाल से संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाऊंगा, जिससे आप खुद जान जाओगे कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, सब इसी में से है। तो चलिए देखते हैं। और मंत्रिपरिषद जो होती है दोस्तों सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सामूहिक रूप से जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप होता क्या है यह भी हम आगे पढ़ेंगे। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु वास्तविक रूप से इन शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अब हम राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है या किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया गया जाता है। अतः राज्यपाल का नाम केंद्र निर्देशित होता है, किंतु यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और न ही उसके अधीनस्थ। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, निर्वाचित नहीं होता है, यह भी आपको याद रखना है। लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी थी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। दोस्तों संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, सीधे निर्वाचन की बात उठी थी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा को ही अपनाया, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। वे क्या कारण हैं? तो राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए एक जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से एक व्यक्तित्व मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रीय हित में नहीं है। यह पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने हैं। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी, जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का सदस्य बतौर राज्यपाल चुना जाएगा।
इसलिए अमेरिकी मॉडल जहां राज्य का राज्यपाल सीधा चुना जाता है को छोड़ दिया गया एवं कनाडा जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि राज्यपाल का जो पद है वो किस देश से दिया गया है, तो आंसर है कनाडा। अब दोस्तों राज्यपाल की योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक है। वे कौन कौन सी है? ए, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। यह यूपी लोअर 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपरा भी जुड़ गई है। पहली क्या परंपरा है कि पहला उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि राज्यपाल को बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। और दूसरी परंपरा यह है कि दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यद्यपि दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। दोस्तों अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी सदन, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और ना ही राज्य विधानमंडल, विधान परिषद या विधानसभा, इन दोनों में से भी किसी का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाता है और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। सरकार्य आयोग 1983 ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, या उसने हाल के पिछले वर्षों के दौरान राजनीति में भाग नहीं लिया हो। यह IAS 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, या आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों हम राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 156 के अनुसार सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु अनुच्छेद 156 के अनुसार ही राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर अनुच्छेद 156, और कार्यकाल होता कितना है, तो 5 वर्ष। और यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी वीडियो में सभी मिल जाएंगे, बस आप इस थ्योरी वाइज इसे अच्छा पढ़ लेना। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल को उसके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, यह भी आपको याद रखना है। राज्य विधानमंडल भी राज्यपाल को नहीं हटा सकता। उल्लेखनीय है कि कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी राज्यपाल उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसके पीछे यह तर्क है, यानी कि यह कारण है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि रिक्तता की कोई स्थिति पैदा ना हो। अर्थात राज्य में राज्यपाल होना चाहिए, उसका पद खाली नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को जब यह लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है, यथा जैसे राज्यपाल का निधन हो जाना उस समय। ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास ना तो कार्यकाल की सुरक्षा है और ना ही कार्यकाल की निश्चिंतता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बुलाया जा सकता है। संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। इसलिए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 ने उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया था जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अंततः कुछ राज्यपालों को बदल गया था जबकि कुछ को बने रहने दिया था। यही प्रक्रिया 1991 में दोहराई गई जब वीपी सिंह नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार द्वारा नियुक्त 14 राज्यपालों को बदल दिया गया था। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित कर सकते हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को भी उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ देता है। शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करते हैं। तो दोस्तों, शपथ में जो राज्यपाल प्रतिज्ञा करते हैं उसे जानते हैं। तो राज्यपाल की जो शपथ होती है वो होती है सत्य निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा। यह राज्यपाल की शपथ है। अनुच्छेद 160 के अनुसार राज्यपाल के कृत्यों का आकस्मिकताओं में निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा, जिसका उपबंध राष्ट्रपति करता है। यह भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की पद की शर्तें के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें दी गई है। उसकी शर्तें होती क्या है? पहली शर्त है उसे न तो संसद, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का भी नहीं का सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में से भी किसी एक का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो इनका सदस्य हो और वह राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन में उस स्थिति से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। राज्यपाल को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को बिना किसी किराए के आधिकारिक निगम राजभवन उपलब्ध होंगे। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की आर्थिक उपलब्धियां और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। यदि वही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो यह उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही, जैसे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप ही क्यों न हो, की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। अब दोस्तों, हम राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते और अन्य परिरिधियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। सितंबर 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपालों की परिरिधियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये से बढ़कर 1,10,000 कर दिया गया था। वर्ष 2018-19 के बजट प्रस्ताव में राज्यपालों का नया वेतनमान 3.5 लाख रुपए प्रति माह प्रस्तावित किया गया है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं होता है।
दोस्तों राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन यह निर्धारित संसद करती है। जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसे दिया जाने वाला वेतन और भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए। यह अनुच्छेद 158(3) के अनुसार दिया जाता है। राज्यपाल निःशुल्क शासकीय आवास का भी अधिकारी होता है। दोस्तों आज की क्लास 1 में हमने राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। बाकी हम इससे संबंधित अन्य बिंदुओं को क्लास 2 में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।